Morning students, today I am going to teach you noun and case। यह चैप्टर उपयोगी खास करके उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी नई शुरू किए हैं, या उन लोगों के लिए है जो अभी इंटरमीडिएट के अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस चैप्टर को इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा कि इससे कंपटीशन में आने वाले केस के सभी क्वेश्चन आप बना देंगे, और अन्य मतलब कोई भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एयरफोर्स और नेवी में ही इससे प्रश्न आएंगे। प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन खास करके एयरफोर्स नेवी के लिए यह जरूरी होगा, और जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट के लिए हैं उनके लिए भी यह बहुत जरूरी होगा। तो क्या है केस? व्हाट इज केस? तो कहा जाता है, विद्वानों ने लिखा है कि केस इज दैट फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन which shows its relation with other words in a sentence। अगर हम हिंदी में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपने संबंध को दर्शाता है, उसे कारक कहते हैं। डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब इसके काइंड क्या क्या इसके काइंड्स हैं? तो काइंड्स ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस, इस नॉमिनेटिव केस का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस एंड वोकेटिव केस। पजेसिव केस का भी एक दूसरा नाम होता है जेनिटिव केस, और वोकेटिव केस को डेविड ग्रीन अपनी किताब ए कंटेम्पररी इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स में वोकेटिव केस का दूसरा नाम उन्होंने लिखा है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो इस तरह से आपने देखा कि केस चार प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस। इनमें ये तीन महत्वपूर्ण होते हैं। वोकेटिव केस कंपटीशन के दृष्टिकोण से या एकेडमिक दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बहुत छोटा चीज है, बहुत कम शब्दों में समझ लेने वाला चीज है, लेकिन ये तीनों कंपटीशन के लिए काफी यूजफुल हैं। मैं इन्हें मैक्सिमम ट्रिकी टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन पजेसिव केस एक बड़ा चैप्टर है, इसमें कुछ रूल भी आपको बताना होगा। तो सबसे पहले एक फिगर समझ में आना चाहिए कि केस है क्या, उसके लिए मैं केस चार्ट आपको बता रहा हूं, और केस चार्ट को जान जाने के बाद पर्टिकुलरली नॉमिनेटिव केस का प्रयोग, तब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग, तब पजेसिव केस का प्रयोग मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप जानेंगे केस चार्ट। पर्सन, नंबर, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। अब इस पजेसिव केस को हम लोग दो भाग में बांट देंगे। एक हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा होगा पजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि आपको मालूम है, पर्सन तीन होते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर नॉमिनेटिव केस में आई आता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, एडजेक्टिव फॉर्म माई होता है, और प्रोनाउन फॉर्म माइन होता है। फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में अगर हम आई के प्लूरल की बात करें तो यह वी होता है, मी का प्लूरल अस होता है,
माई का प्लूरल आवर होता है और माइन का प्लूरल आवर्स होता है। ये सभी फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं। अब सेकंड पर्सन में हम एक की बात करें तब भी और एक से अधिक की बात अर्थात अनेक की बात करें तब भी हम हमेशा यू का प्रयोग करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है और इसका प्रोनाउन फॉर्म योर्स होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही होता है। इसका ऑब्जेक्टिव हिम होगा, यह हिज होगा और यह भी हिज होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही शी आएगा, हर होगा इसका, यह रूप भी हर होगा और यह हर्ष होगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही इट आता है, इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और इसका प्रोनाउन फॉर्म नहीं होता है। अब इन तीनों का प्लूरल यानी थर्ड पर्सन का प्लूरल तो ही सी इट, तीनों का प्लूरल दे होता है जिसका ऑब्जेक्ट होता है देम। पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर्स होता है। इस चार्ट को बार बार लिख करके आप सभी लोग याद कर लेंगे। यह बहुत ही उपयोगी है। वॉइस चैप्टर में इसकी जरूरत होती है। जब भी एजेंट लिखना होता है तो बाय मी, बाय हिम, बाय अस, बाय देम लिखना पड़ता है उसके लिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी यह होता है नरेशन चैप्टर में। नरेशन में इसके बिना तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आ सकता है। तो यह मैंने केस चार्ट लिखा। आप सभी लोगों को मालूम है कि फर्स्ट पर्सन उसे कहते हैं जो किसी बात को कहता है, सेकंड पर्सन वह है जो उस बात को सुनता है और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बातें हो रही होती हैं। आप सभी को मालूम है कि ही का प्रयोग मेल के लिए करते हैं, सी का प्रयोग फीमेल के लिए करते हैं, इट का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं और दे प्लूरल में सबके लिए आता है। तो इस चार्ट को आप याद कर लेंगे और अब इसमें एक एक करके यूज पढ़ना है। यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस। अब आप सीखेंगे कहां हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करें, क्या है नॉमिनेटिव केस, क्या काम करता है यह नॉमिनेटिव केस। तो इसके रूल नंबर 1 में हम बताएंगे कि इट इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। शॉर्ट में लिखें एज ए सब्जेक्ट, यानी नॉमिनेटिव केस में जितने शब्द आए थे वे सभी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करते हैं। यह बहुत ही हल्का चीज है, सभी लोगों को मालूम रहता है। कोई नहीं कहता है कि हिम गोज देयर, हिम गोज देयर। जो न्यू लर्नर्स हैं वो भी नहीं लिखते हैं कि हिम गोज देयर, क्योंकि हिम जो है ऑब्जेक्ट है और यहां हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हम लिखेंगे ही गोज देयर। मी वॉज प्रेजेंट देयर, मी वॉज प्रेजेंट देयर बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिखेंगे। मी का सब्जेक्ट होता है आई वॉज प्रेजेंट देयर। तो यह सबको मालूम रहता है कि नॉमिनेटिव केस जो है इसका दूसरा नाम सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट का काम करता है, यानी वाक्य में जब भी आप सब्जेक्ट लिखें तो वह नॉमिनेटिव केस में होगा, इसलिए नॉमिनेटिव केस में ही लिखें। इसका दूसरा रूल नंबर 2, एज ए कॉम्प्लीमेंट। यह यूजफुल है, इससे कंपटीशन में क्वेश्चन आया है, कई बार आ चुका है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। क्या है कॉम्प्लीमेंट? तो कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड विच कैन कंप्लीट एन इनकम्प्लीट सेंटेंस। अगर हम इसके हिंदी की बात करें तो इसे पूरक कहते हैं, जो किसी अधूरे वाक्य को पूरा करे
उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, यानी पूरक कहते हैं। इसके रूप में नाउन का यूज भी होता है और प्रोनाउन का यूज भी होता है। अगर प्रोनाउन का आप यूज कर रहे हैं तो वह प्रोनाउन निश्चित तौर पर नॉमिनेटिव केस में होगा। जैसे हम नहीं लिख सकते इट वॉज हिम, यह गलत है। इस वाक्य में हिम ही कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यह इस वाक्य को पूरा कर रहा है। इसे जैसे हम हटा देंगे यह वाक्य अधूरा हो जाएगा। यानी इसी तरह से आप कॉम्प्लीमेंट को आसानी से पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का सबसे सरल तरीका है कि अगर आप वाक्य में से कॉम्प्लीमेंट को निकाल लेना चाहते हैं, पहचान लेना चाहते हैं, तो उस पार्ट को ढकें। यदि उसको ढकने के बाद जो बचा हुआ है वह अधूरा हो जाए, यानी जो शब्द आप ढके हुए हैं वह वहां कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इट वॉज हिम है और हिम इसको पूरा कर रहा है, जबकि रूल के अनुसार यह गलत है। हिम को हम वाक्य में कॉम्प्लीमेंट के रूप में नहीं रख सकते हैं। तो हिम का नॉमिनेटिव फॉर्म क्या होता है? ही, इसलिए यहां होगा ही। अगर हम अनेक लेखकों की बात करें तो एक महान लेखक हुए जेसी नेस्फील्ड साहब, उन्होंने कहा है कि इन कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश वी कैन यूज इट वॉज हिम, इट इज मी। अगर बोलचाल की बात करें तो बोलचाल में यह लिखा जाता है, बोला जाता है इट इज मी, इट इज हिम, इट इज देम। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप देखते काटेंगे यह बिल्कुल गलत है। अब मैं एक एरर दे रहा हूं जो पहले आ चुका है एग्जामिनेशन में। इट वॉज मी हु हेल्प्ड देम। हु हेल्प्ड देम एक नया स्टेटमेंट ला करके यहां रख दिया गया, जोड़ दिया गया। तो इट वॉज मी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है और इस कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट मी कर रहा है, इसलिए यह गलत है। यहां नॉमिनेटिव केस होना चाहिए। तो आई होगा। यह क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो इसी तरह का क्वेश्चन इस कॉम्प्लीमेंट से आता है। यह बहुत हल्का चीज है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वाले रूल से क्वेश्चन आ चुका है पहले, आगे भी आ सकता है। मुझे उम्मीद है आप इसे समझ लिए होंगे। अब इसके आगे हम बताते हैं क्या है नॉमिनेटिव केस का यूज। अब नॉमिनेटिव केस से और भी प्रश्न एग्जामिनेशन में दिए जाते हैं, उन्हें आप ट्रिक से समझेंगे। एज या देन के बाद आने वाला प्रोनाउन नॉमिनेटिव फॉर्म में रहता है। वाक्य में एज या देन के बाद आने वाले प्रोनाउन को आप नॉमिनेटिव फॉर्म में रखेंगे। एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो जाएगा। ही इज टॉलर देन मी। यह एक ऐसा सेंटेंस है जो सुनने में सही लगता है। ही इज टॉलर देन मी, लग रहा है कि अच्छा बड़ा इसका कोहेरेंट है, एकदम ठीक ठीक बैठ गया है, लेकिन यह गलत है। देन जब आ गया तो मी नहीं होगा, इसके जगह पर हमें आई का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिक में मैंने बता दिया कि देन के बाद हम नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करेंगे। एक और बात है क्यों करेंगे, तो चूंकि हम देन से यहाँ तुलना कर रहे हैं और तुलना यहाँ ही से की जा रही है, तो तुलना हमेशा बराबर में की जाती है। इसलिए जब ही से तुलना कर रहे हैं अर्थात नॉमिनेटिव केस से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ भी नॉमिनेटिव ही होगा। कुछ विद्यार्थी के मन में यह बात आ सकती है कि क्यों होगा नॉमिनेटिव केस। उसका जवाब मैंने दिया कि तुलना बराबर में की जाती है, नॉमिनेटिव की तुलना नॉमिनेटिव से होगी और जरूरत पड़ने पर ऑब्जेक्टिव की तुलना ऑब्जेक्टिव से होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट as him. She is not so intelligent as
हिम, इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि एज के बाद हिम आ गया, यानी हमारा सेंटेंस यह गलत हुआ। हिम के जगह पर हमें देना होगा ही। फिर यहां वही ट्रिक है कि एज के बाद नॉमिनेटिव केस आना चाहिए था। अब कभी कभार देखने को मिलेगा कि दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस भी, अभी मैं आपको बता रहा था। तो कब दैन के बाद ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा? तो जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रही होगी, उसका भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अगर यह ट्रिक काम करने लगे तो दैन के बाद आप ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। क्या ट्रिक है? तो प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस प्लस देन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। देखिए ध्यान देंगे, एक थोड़ा सा कठिन चीज है, प्रायः एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन अगर आ भी गया तो जो लोग इसे देख रहे हैं निश्चित तौर पर बना देंगे, उस क्वेश्चन को भी बड़ी इजीली बना देंगे। दैन के पहले ऑब्जेक्टिव केस आया, यानी ऑब्जेक्टिव केस से वो तुलना कर रहा है, तो दैन के बाद हमें ऑब्जेक्टिव केस देना होगा। और इस परिस्थिति में दैन के बाद आने वाला ऑब्जेक्टिव केस गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जैसे ही लाइक्स यू मोर देन मी, यह वाक्य सही है। अगर ऐसा एरर आता है तो काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइक्स प्रिंसिपल वर्ब है और इस प्रिंसिपल वर्ब के बाद यह आने वाला ऑब्जेक्ट हुआ, और यदि यह ऑब्जेक्ट है और दैन से हम तुलना कर रहे हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो जब इस तरह का स्टेटमेंट मिलेगा तो आप चेक करके इस ट्रिक से देख लेंगे, प्रिंसिपल वर्ब प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस देन प्लस ऑब्जेक्टिव केस का अगर पैटर्न मिलता है तो इस तरह के वाक्य सही होते हैं। इस तरह से नॉमिनेटिव केस आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस कंप्लीट कर लिए। नॉमिनेटिव केस में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आता है, इसी के भीतर से आएगा। अगर नॉमिनेटिव केस से प्रश्न सेट करने वाले को प्रश्न उठाना है तो इसी के भीतर से देंगे, और आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए तो आप देखते बना देंगे, सेकंड में एरर को आप डिटेक्ट कर देंगे। यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, इन सबके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस कहने का मतलब यह वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी ट्रिक नंबर 1, कहां हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम प्रिंसिपल वर्ब के बाद करते हैं। किसी भी प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं, नॉमिनेटिव का नहीं करते हैं। बचपन से पढ़ते पढ़ते एक आदत सी बन जाती है, यूं ही अगर रूल नहीं भी मालूम है फिर भी हम ऑब्जेक्टिव केस ही देते हैं। लेकिन यह एक रूल है कि प्रिंसिपल वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि अगर वो एक्शन हो रहा है तो उसका कहीं प्रतिफल होगा, और जिस पर उसका फल होगा वह उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग हम करते हैं। एग्जाम्पल, I helped you and he, यह वाक्य कुछ विद्यार्थियों को सही लग सकता है लेकिन गलत है। हेल्प्ड प्रिंसिपल वर्ब हुआ, यह यू परेशान करता है क्योंकि यह यू तो सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन आप प्रयोग से पहचान लेंगे यदि वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद आया इसलिए ये ऑब्जेक्ट है, और जब एंड से जुड़ रहा है तो एंड हमेशा एक ही तरह के शब्दों को जोड़ता है, इसलिए यह ही भी यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए था, अर्थात यहाँ होगा हिम। You taught him and I, तो you taught में taught प्रिंसिपल वर्ब है जिसका ऑब्जेक्ट him है, तो I भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, इसलिए हम लिखेंगे you taught him and me। प्रिंसिपल वर्ब वाला प्रयोग कंप्लीट हुआ। ट्रिक नंबर 2, प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस।
प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इस ट्रिक के अंतर्गत आप यह सीखेंगे कि किसी भी प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। आप देखते होंगे पैसिव वॉइस के वाक्यों में कि हमेशा बाई के बाद मी आता है, बाई के बाद हिम आता है, बाई के बाद हर आता है। क्यों आता है? क्योंकि बाई एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। जैसे ही वॉज बीटन बाई मी, ही वॉज बीटन बाई मी। तो बाई एक प्रेपोजिशन है, इसलिए यहां मी का प्रयोग होगा। आई का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। दूसरा एग्जांपल, ही वॉज सिटिंग बिटवीन यू एंड ही। मैंने यहां गलत सेंटेंस दिया आपको। सिटिंग बिटवीन में बिटवीन एक प्रेपोजिशन है और बिटवीन जब प्रेपोजिशन है तो यू तो ऑब्जेक्ट है, ही भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए था, इसलिए होगा हिम। तो इस ट्रिक में आपने सीखा कि प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट ट्रिक, लेट, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। इन सब के बाद आप लेट के बाद, लाइक के बाद, अनलाइक के बाद, बट के बाद, एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे। अगर इसको ब्रॉडली बताया जाए तो यह रूल उसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह लाइक, अनलाइक, बट और एक्सेप्ट प्रेपोजिशन ही हैं। और जब प्रेपोजिशन है तो अपने बाद ऑब्जेक्टिव केस लेंगे। लेट प्रेपोजिशन नहीं है, लेट प्रिंसिपल वर्ब होता है और उस नियम से अगर हम देखें तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, क्योंकि लेट एक प्रिंसिपल वर्ब है। लेकिन और स्पष्ट हो जाए, प्रश्न बनाने में समय कील ना हो, इसलिए यह ट्रिक पढ़ाया जा रहा है। अब आपके माइंड में आएगा कि लाइक तो प्रिंसिपल वर्ब है, बट तो कंजंक्शन है। तो है, लाइक प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, लेकिन इस तरह के वाक्य में आएगा तो लाइक का अर्थ होगा की तरह के समान, पसंद करना नहीं होगा। अनलाइक का अर्थ होगा के उल्टा, के विपरीत। बट का अर्थ होगा को छोड़कर या के सिवाय, लेकिन अर्थ नहीं होगा। एक्सेप्ट का अर्थ होगा को छोड़कर। तो ये सभी अंडरलाइंड पार्ट जो है प्रेपोजिशन का काम करते हैं, इसलिए इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। और यह लेट प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है, इसलिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे ही विल नॉट लेट आई गो देयर, वह मुझे वहां नहीं जाने देगा, वह मुझे वहां नहीं जाने देगा। ही विल नॉट लेट आई गो देयर, यह सेंटेंस गलत है। कहीं भी आप लेट के बाद नॉमिनेटिव केस देखेंगे तो आप उसको काटेंगे, वहीं पर एरर होगा। और अगर शुद्ध करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ रहा है, तो वह पार्ट उसको शुद्ध करेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो, अर्थात मी हो। दूसरा एग्जांपल, you like he are an honest person, आप उसी की तरह एक ईमानदार व्यक्ति हैं। उसी की तरह तो यहां ही नहीं होगा, यहां होगा हिम। तो अब बट पर भी एक एग्जांपल ले लीजिए। I helped everyone, but she. I helped everyone, but she. मैंने सबकी मदद किया उसे छोड़कर, तो यहां she नहीं होगा, she के जगह पर होगा हर। but का अर्थ होता है को छोड़कर। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। अगर but पहले आया हुआ हो सब्जेक्ट वाले पार्ट में,
अगर बट सब्जेक्ट वाले पार्ट में आया हो तो इसके बाद आपको नॉमिनेटिव केस का प्रयोग करना चाहिए। कुछ लेखक ऑब्जेक्टिव केस लिख दिए हैं जो कि गलत है। अगर सब्जेक्ट वाले पार्ट में बट आया है तो वह बट अपने पास नॉमिनेटिव केस लेगा। सब्जेक्ट वाले पार्ट में अगर बट आया है तो वह नॉमिनेटिव केस लेगा। जैसे ऑल बट हर वर इनवाइटेड देयर। ऑल बट हर वर इनवाइटेड देयर। वर इनवाइटेड भर है, यानी इसके पहले जो पार्ट आया वह पार्ट सब्जेक्ट है, और यदि यह सब्जेक्ट के पार्ट में आ रहा है तो यहाँ हर लिखना गलत है। इसके जगह पर हमें शी लिखना चाहिए था। तो ये ध्यान रखेंगे, हमेशा आंख बंद करके ये नहीं याद कर लेना है कि बट आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर सब्जेक्ट के पार्ट में बट आया है तो अपने पास सब्जेक्ट लेगा, जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने दिखाया। अब ऑब्जेक्टिव केस को अगर हम डिवाइड करें तो इसके दो प्रकार होते हैं। साधारण तौर पर आप सुने होंगे कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव केस दो प्रकार के होते हैं, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। हालांकि उसे कंपटीशन में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आने के लिए इतना पर्याप्त है, इसके बाहर से आ नहीं सकता। जब प्रश्न आएगा तो इसी में से आएगा, इसके बाहर संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति प्रश्न बना दे। लेकिन अगर हम जानकारी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक को हम एक्यूजेटिव केस कहते हैं, एक्यूजेटिव केस, और दूसरे को हम डेटिव केस कहते हैं। बहुत कम लोगों को यह जानकारी है ऑब्जेक्टिव केस का प्रकार, जनरली लोग नहीं बता पाते हैं, नहीं जानते हैं। यह मैंने पढ़ा डेविड ग्रीन के किताब से, जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था, केस चैप्टर उस किताब में बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। मैकमिलन पब्लिकेशन की वह किताब है, डेविड ग्रीन उसके लेखक हैं जो इंग्लैंड के रहने वाले थे, और उन्होंने किताब लिखी है कंटेम्पोरेरी इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। उसी किताब से मैंने यह चीज पढ़ा था। तो एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस ये दो प्रकार के होते हैं। एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस को अगर हम साधारण तौर पर कहें तो एक्यूजेटिव केस को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और डेटिव केस को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। अब आप कहेंगे यह कैसे क्लियर होगा, मैं इसके लिए भी ट्रिक बना दिया हूं। हर चीज के लिए ट्रिक है, और आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में होगा। देखते आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ट्रिक क्या है, कैसे क्लियर करें इन दोनों को, तो आप क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछिए। अंग्रेजी में पूछना है तो हु या हुम लगाकर प्रश्न पूछिए, और किसके पहले इसका प्रयोग कीजिए तो प्रिंसिपल वर्ब के पहले, प्रिंसिपल वर्ब के पहले, और इसके उत्तर में आने वाले शब्द उस वाक्य के ऑब्जेक्ट होंगे। अब जो क्या का उत्तर देगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो किसको का उत्तर देगा वह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या का उत्तर देगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो किसको का उत्तर देगा वह होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही एक्यूजेटिव केस कहा गया है, यानी जो भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक्यूजेटिव केस के अंतर्गत आते हैं, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो डेटिव केस के अंतर्गत आते हैं। तो हम इन्हें एक्यूजेटिव केस कह सकते हैं और हम इन्हें डेटिव केस कह सकते हैं। एक एग्जाम्पल से यह मैं स्पष्ट कर दूंगा। आई गेव हिम ए पेन। मैंने उसे एक कलम दिया। अब पूछिए क्या दिया, मैंने उसे एक कलम दिया, क्या दिया, एक कलम। क्या दिया, एक कलम। किसको दिया तो उसे दिया। तो क्या दिया, जो क्या का उत्तर दिया वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में होते हैं, एक्यूजेटिव केस में होते हैं। किसको दिया तो उसे दिया, तो यह हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किस केस में होते हैं तो डेटिव केस में होते हैं। तो इस तरह से हम लोग एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस को कंप्लीट कर लिए और ऑब्जेक्टिव केस को कंप्लीट कर लिए। तो आज के इस क्लास में दो ही चीज की चर्चा
नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप इसे याद कर लेते हैं और इन दोनों से किसी भी व्यक्ति को प्रश्न बनाना है तो जितना मैंने पढ़ाया इससे बाहर वो बना नहीं सकते। तो इसी के साथ यह सेशन समाप्त होता है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।